जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पे। तो दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 10th जैव प्रक्रम स्टार्ट करने वाले हैं। बायोलॉजी का जैव प्रक्रम के 4 भाग होते हैं, जिसमें हम लोग पहला पोषण देखेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक, जैव प्रक्रम में 4 चीज़ आता है। एक पोषण है, एक श्वसन आता है, श्वसन के बाद परिवहन पढ़ेंगे, परिवहन, अब परिवहन के बाद लास्ट में उत्सर्जन। ये सभी जैव प्रक्रम का भाग होता है और सजीव के मुख्य रूप से 4 लक्षण यही है। पोषण, पोषण के बाद श्वसन, श्वसन के बाद परिवहन और उत्सर्जन, 4 लक्षण। तो हम लोग पहले इसमें जानते हैं सजीव पदार्थ किसे कहते हैं, सजीव वस्तु। देखिए हम लोग तो बचपन से पढ़ते हैं सजीव वस्तु। सजीव वस्तु क्या होता है? जिसमें जीवन होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग इसका गुण के आधार पे परिभाषा देखेंगे। तो सजीव पदार्थ उसको कहते हैं जो खाना खाता है, जो सांस लेता है, जो अपनी स्थान को बदलता है और जो वृद्धि करता है, ये सभी सजीव होता है। जैसे कि सभी जीव जंतु, उसके बाद पेड़ पौधा। देखिए सजीव पदार्थ, वे सभी वस्तुएं सजीव वस्तुएं कहलाती है। वे सभी सजीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें पोषण होता हो। पोषण का मतलब भोजन खाता हो, खाना खाता हो। उसके बाद श्वसन यानी कि सांस लेता हूँ। उत्सर्जन, उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर के अंदर बने गंदे पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। ठीक, उसके बाद वृद्धि करता हूँ। ये सभी क्रियाएं जिसमें होती है वे सजीव होते हैं। जैसे कि जंतु, जितने भी जंतु हैं, हम लोग भी जंतु हैं। उसके बाद पेड़ पौधा, ये सभी सजीव होता है। तो वे सभी वस्तुएं जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन तथा वृद्धि जैसी क्रियाएं होती है उसे सजीव पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे जंतु और पौधे। अब समझते हैं निर्जीव पदार्थ, जस्ट इसका उल्टा, सिर्फ यहाँ क्रियाएं नहीं होती है। ये सभी क्रियाएं जिसमें नहीं होगा वे निर्जीव पदार्थ होगा। चलिए निर्जीव को भी देख लेते हैं। देखिए वे सभी वस्तुएं निर्जीव वस्तुएं कहलाती है जिसमें जीवन के कोई भी आवश्यक कार्य संपन्न नहीं होता है। न तो वह वृद्धि करता है, न अपना स्थान बदलता, न खाना खाता, न सांस लेता है। अगर ये सभी काम नहीं कर रहा तो वह निर्जीव होगा। जैसे चट्टान है, मिट्टी है, लकड़ी है, उसके बाद इत्यादि बहुत सारा पदार्थ है। चलिए अब दोनों में अंतर देख लेते हैं, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या है। तो देखिए निर्जीव पदार्थ, निर्जीव ये पोषण नहीं करते हैं, यानी कि ये खाना नहीं खाते हैं, इसमें पोषण होता है। अगला देखिए, ये निर्जीव है। निर्जीव में श्वसन नहीं होता है, जबकि सजीव में श्वसन होता है। अगला, निर्जीव जो है जनन नहीं करता, अपने संतान की उत्पत्ति निर्जीव नहीं कर सकता, जबकि सजीव जनन करते अर्थात नए जीव को जन्म देता है। निर्जीव वृद्धि नहीं करता है, जबकि सजीव वृद्धि करता है। उसके बाद अगला है निर्जीव, निर्जीव स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, जबकि सजीव अपना स्थान बदल सकता है। तो ये था अंतर सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ में। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये है। उसके बाद यहाँ तक एक लास्ट है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, या वीडियो रोक कर लिखना चाहें तो लिखिएगा ज़रूर। और उसके बाद देखिए जैव प्रक्रम में हम लोग पढ़ते क्या हैं। तो जैव प्रक्रम में सम्मिलित क्रियाएं, जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से 4 क्रियाएं आती हैं। पोषण, पोषण के बारे में पढ़ेंगे जैव प्रक्रम में। श्वसन, वहन, वहन को परिवहन भी बोलते, परिवहन, वहन या परिवहन। पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। देखिए पोषण क्या होता है, पोषण में हम लोग खाना खाते हैं, पोषण में कोई भी जीव खाना खाता। श्वसन में सांस लेता, यानी कि ऑक्सीजन लेकर इस भोजन को पचाता है। अब वहन या परिवहन, ये जो भोजन यहाँ पे पच गया, श्वसन के दौरान भोजन पच गया। अब ये जो भोजन पचा, ऊर्जा बनेगा, ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुँचाना, और जितना भी हानिकारक पदार्थ बना है उसको, हानिकारक पदार्थ को शरीर के उस स्थान तक पहुंचाना जहां उसकी ज़रूरत होती है, जहां से हम उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वहन, और जब जितना भी हानिकारक पदार्थ, अगर हानिकारक पदार्थ को बाहर निकाल रहे हैं तो ये उत्सर्जन हो रहा है। जैसे हानिकारक पदार्थ में CO2 हो गया, उसके बाद जल हो गया,
यह सब हानिकारक पदार्थ होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं पहला पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। पोषण में जैव प्रक्रम। देखिए जैव प्रक्रम क्या था? जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। हल्का बड़ा कर देते हैं। देखिए, तो जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव जीवित रहता है, जीवन को बनाए रखता है, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव जीवित रहता है उसको क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का परिभाषा क्या था ना? वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का जीवन बना रहता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है? पोषण, शोषण, परिवहन एवं उत्सर्जन। अब देखिए यहाँ पे जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? तो देखिए पोषण से होता क्या है? जितने भी प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, तो जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि एवं टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा जो हमें मिलता है भोजन से मिलता है। ऊर्जा किससे मिलता है? खाद्य पदार्थों से मिलता है। और ऊर्जा हमें पोषण से मिलती है, इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य होता है। देखिए एक बार फिर से, जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा हमें पोषण से मिलती है, इसलिए जीवों के लिए पोषण अनिवार्य होता है। सिंपल है। पोषण क्यों करते हैं हम लोग? वृद्धि करने के लिए करते हैं और शरीर के संचालन के लिए करते हैं, ताकि खाना खाकर विभिन्न प्रकार का काम कर सकते हैं। और जितने भी कटे फटे अंग होता है, कटे फटे अंग देखिए, अगर मान के चलिए कभी भी कट गया अंग तो बिना दवाई खाए ठीक हो जाता ना, तो ये पोषण के द्वारा ही ठीक होता है। पोषण इसलिए अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोषण की परिभाषा क्या होता है? पोषण तो पढ़ लिए, पोषण है क्या? तो देखो पोषण एक विधि है। पोषण क्या? एक विधि है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषक तत्वों को हम लोग खाए, फिर खाकर तो उसका उपयोग करेंगे ना। मान के चलो कोई भी चीज़ खाए, खाकर जब तक काम करना है, खाकर काम करेंगे, किसी चीज़ में वह एनर्जी को लगाएंगे, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। अब देखिए पोषक तत्व होता क्या? पोषक तत्व में क्या क्या आता है? तो पोषक तत्व याद रखिएगा प्रोचिका खनिज से। प्रोचिका खनिज से पोषक तत्व का नाम याद रखिएगा। प्रो से यहाँ लिखे हैं प्रोटीन। प्रो से प्रोटीन। चीज़ से चिकनाई। चिकनाई का मतलब वसा, जो कि तेल में बनता है। जो चीज़ तेल में बनता है जैसे समोसा, लिट्टी, पकौड़ी, ये सब में वसा होता है। और का से कार्बोहाइड्रेट। ख से खनिज लवण। उसके बाद वी से विटामिन, ज से जल। तो मुख्य रूप से 6 है पोषक तत्व जिसे हम खाते हैं। तो पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। ठीक, बढ़ते आप पोषण के प्रकार देखते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। देखिए कोई जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है और कोई जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे निर्भर रहता है। तो जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे स्वपोषी कहते हैं। कौन सा पोषण? स्वपोषी पोषण या फिर स्वयं पोषी। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसको परपोषी बोलते हैं या विषम पोषी। तो चलिए स्वपोषी का परिभाषा देख लेते। पहले परपोषण, चलिए परपोषण देखते हैं। तो परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, जैसे सभी जीव जंतु एवं मनुष्य। ऐसे जीव जंतु लिख दिए तो मनुष्य इसमें आ ही गया, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए मनुष्य लिख दिए। तो परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर दूसरे जीव से प्राप्त करता है। जैसे हम लोग जितने भी भोजन, चाहे चावल, दाल, कुछ भी खाते हैं, वह दूसरे पेड़ पौधा से ही लिया रहता। दूध भी लेते हैं तो दूसरे जीव से, यानी कि गाय से लेते हैं।
तो जितने भी प्रकार के हम लोग भोजन करते हैं हम लोग स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग परपोषण स्वपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें यहाँ पे जीव होगा, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसमें भोजन भी होना चाहिए, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहीं से देखिए ऑब्जेक्टिव जो है ना सब्जेक्टिव से ही आता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की जननी होती है। तो हम लोग सब्जेक्टिव जितना अच्छा से याद कर लें ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बन गया, स्वपोषी किस में होता है, तो सभी हरे पेड़ पौधे में स्वपोषी होता है। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, तो स्वपोषी होते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। स्व नाम में देखिए नाम स्वयं बनाता है, और वो जो था पर का मतलब था दूसरे, पराया। तो जो दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं, पराये जीव से प्राप्त करते हैं अपना भोजन, उसको बोलते हैं परपोषी। अब देखिए स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर, यानी कि स्वपोषण और विषम पोषण में क्या अंतर है, यानी कि परपोषी विषमपोषी परपोषी। तो देखिए अंतर क्या है, इस अंतर को भी ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछता है। देखो स्वपोषण पहला, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, पहला हो गया। इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, स्वपोषी जो पोषण होता है प्रकाश की सहायता से ही अपना भोजन बनाता है पेड़ पौधा, और हम लोग में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। जब भी विषमपोषी बोले तो अपने आप को सोचना है, विषमपोषी का मतलब अपने आप को लेना, विषमपोषी का मतलब हम, विषमपोषी का मतलब हम, स्वपोषी का मतलब पेड़ पौधा, यही सोचना है। तो देखिए जितने भी पेड़ पौधा उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, हम लोग में नहीं होता है। तो परपोषी में क्या आ जाएगा अंतर, स्वपोषी में होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अब देखिए पेड़ पौधा में भोजन का पाचन नहीं होता और हम लोग में भोजन का पाचन होता है, यानी कि स्वपोषण इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है और विषम पोषण में हो जाएगा, इसमें भोजन का पाचन होता है। अब देखिए आगे एग्जाम्पल, जैसे में सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी, इसमें सभी जीव अमरबेल पौधे की जाति का लेकिन परपोषण होता है। उसके बाद मनुष्य। अब देखिए इससे मुख्य पॉइंट लेते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। देखिए पहला है सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से बनता है कि स्वपोषी कौन होते हैं, तो हरे पेड़ पौधे। हरे बोलना जरूरी है, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। अब पेड़ पौधा हरा क्यों दिखता है, कोई तो कारण होगा। देखिए पेड़ पौधा में होता है क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल के अंदर एक तत्व पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम नाम का एक तत्व पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु है जिसकी परमाणु संख्या होती है 12, संकेत Mg। तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। उसके बाद पेड़ पौधा अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पेड़ पौधा अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है। तो पेड़ पौधा अपना जो भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। स्वपोषण में किन किन पदार्थों, किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है और इसके उपोत्पाद क्या है। तो देखिए स्वपोषी जो होता है, स्वपोषण पेड़ पौधा अपना पेड़ भोजन कैसे बनाता है, क्या क्या चीज़ से बनाता है, इसके बारे में देखिए। तो स्वपोषण में जो है कम से कम 4 पदार्थ की ज़रूरत होती है, समझ गया। स्वपोषण में 4 परिस्थितियों का होना आवश्यक है, 4 चीज़ों। अगर इन चारों में से एक चीज़ भी गायब है तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। देखिए कौन कौन है,
CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद जल है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। देखिए यहाँ पे समझिए कि हम लोग अपना भोजन कैसे बनाते हैं। घर में कच्चा सामान होता है, कच्चा सामान का उपयोग करके ही भोजन बनाते हैं, पकाते हैं। और भोजन बनाने वाला एक आदमी होता है, कोई भी हो सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी, एक आदमी होता है और आग होता है। कच्चा पदार्थ, आदमी, आग। सेम प्रोसेस पेड़ पौधा में होता है। पेड़ पौधा में भी कच्चा पदार्थ होता है, जैसे ये CO2 और H2O, ये कच्चा पदार्थ है। क्लोरोफिल को समझ लीजिए, ये आदमी है। क्लोरोफिल क्या है? आदमी है। और ये सूर्य का प्रकाश, आग है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता। देखिए CO2 और H2O कच्चा पदार्थ हुआ। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा पदार्थ कौन है? CO2, H2O। ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। हो गया। अब देखिए उसके बोला उपोत्पाद क्या है, इसमें बनता क्या है उपोत्पाद के रूप में? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है? तो जल से टूट के निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो जल से टूट के ऑक्सीजन बाहर निकलता है उपोत्पाद के रूप में। अब देखिए आ गया प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल तथा वायुमंडल से CO2 लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाता है। सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल लेगा, जल तो मिट्टी से ही लेगा ना। उसके बाद CO2, ये सब सोचिए, CO2 वायुमंडल से लेगा, वातावरण से। तो वायुमंडल से CO2 लेकर क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल भोजन बनाने वाला है, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाता। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण देखिए यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अणु है, 12 जल है। ऊपर लिखे सूर्य का प्रकाश, नीचे क्लोरोफिल। तो अपना क्या बनाया? ये ग्लूकोज यानी कि भोजन, यही है भोजन। और ये ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में निकलता है। तो देखिए ये जो 6 है नंबर, ये संतुलित करने के लिए बस, और कुछ भी नहीं। ऐसे भी याद करें, अगर लास्ट 6, बीच में 12, शुरू में 6, लास्ट में 6, और ये जो बीच वाला है ये 12। और इसका भी सूत्र ऐसे भी याद कर सकते हैं, शुरू में 6, लास्ट में 6, बीच में 12। तो ग्लूकोज, ये सूत्र भी याद रखना है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। कार्बन 6 होता है ग्लूकोज में, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु। ये सभी 6, कार्बन 6, ऑक्सीजन 6, हाइड्रोजन 12, ध्यान रखना। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, इसी को कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए इससे ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है, टोटल लिखें, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटना नहीं चाहिए। देखिए प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है पेड़ पौधा में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण से किसकी प्राप्ति होती है? तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज भी हो सकता है, अगर ए में दिया कार्बोहाइड्रेट, बी में है ये, तो सी में दोनों में टिक करना। आगे प्रकाश संश्लेषण का कच्चा पदार्थ क्या है? तो CO2 एवं H2O कच्चा पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल कच्चा पदार्थ है। उसके बाद पेड़ पौधा अपना भोजन रसोई में पेड़ पौधा जो अपना भोजन बनाता है वो पत्ता में बनाता है। जैसे हम लोग अपना भोजन जिस घर में बनाते हैं उसको रसोई घर बोलते हैं, तो पेड़ पौधा अपना भोजन पत्ता में बनता है, इसलिए पत्ता को रसोई घर बोलते हैं। प्रत्येक पत्ता में भोजन बनता है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है और सूर्य का प्रकाश दिन में निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? दिन में। अगला प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बार पूछा ऑब्जेक्टिव ये। उसके बाद वायुमंडल में O2 यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ही बना रहता है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन किस क्रिया द्वारा बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा। देखिए पेड़ पौधा हम लोग को ऑक्सीजन देता है और बदले में हम लोग उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इस तरह से बैलेंस बना हुआ रहता है। पेड़ पौधा ने ऑक्सीजन दिया, हम लोगों ने
कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए हैं। तो देखिए सभी जंतु श्वसन में किस गैस का उपयोग करते, श्वसन में किस गैस का उपयोग होता है, तो ऑक्सीजन का, श्वसन में ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग होता है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको बोलते हैं, अंगक का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि अंग, अंग शरीर का अंग, ठीक ना। देखिए पत्ता को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंग का बात आएगा तो पत्ता, प्रकाश संश्लेषी अंगक बोलेंगे तो हरित लवक। देखिए दोनों में हल्का माइनर सा डिफरेंस है। इसमें क लगा हुआ ये अंगक है, यानी कि पार्ट, बॉडी का पार्ट, ये पूरा का पूरा अंग है पत्ता। तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो पत्ता। अब प्रकाश संश्लेषी अंगक क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब वही क्वेश्चन है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं। तो पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से फिर एक ऑब्जेक्टिव बना, क्लोरोफिल कहाँ किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट पत्ता में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। बस इतना ही याद रखना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। ये अधिकांश पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। बस इतना लघु में पूछेगा, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन। अब देखिए परपोषण कितने प्रकार के, परपोषण देख लिए, जो अपना भोजन दूसरे जीव से प्राप्त करता है। तो देखिए परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण के कितने विधि, 3 विधि। एक होता है मृत जीवी, नाम से ही मृत, मरे हुए चीज़ों को खा के जो जाता होगा। परजीवी, पर का मतलब तो दूसरा। उसके बाद है प्राणी संपोषी। देखिए परिभाषा जो है ना, नाम से ही याद रखने का कोशिश कीजिए। जैसे ये पोषण है, पोषण का मतलब होता है किसी चीज़ को खा के जीना। बस पोषण का मतलब सीधा याद रखिए, किसी चीज़ को खाना। उसके बाद मृत जीवी, किसको खाएंगे, मरे हुए चीज़ को। तो वह जीव जो मरे हुए एवं सड़े गले पदार्थों को खाकर जीवित रहता है, उसको बोलेंगे मृत जीवी। और पर का मतलब होता दूसरा। तो इसमें परजीवी में होता क्या है, कोई जीव दूसरे जीव के शरीर में रहकर उसके शरीर से भोजन प्राप्त करती है। अस्थायी और अस्थायी दोनों रूप से हो सकता है। और प्राणी संपोषी में हम लोग आते हैं। तो चलिए मृत जीवी को समझते हैं। मृत जीवी वह विधि जिसमें जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। देखिए नाम से है ना, मृत, सड़े गले एवं मरे हुए पौधों को खाता होगा। तो वह विधि जिसमें जीव मृत एवं सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में कवक, बैक्टीरिया इत्यादि। कवक में जैसे कि मशरूम। ये वाला ऑप्शन एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। कवक में कौन सी पोषण होती है, तो मृत जीवी, ऑब्जेक्टिव। कवक में कौन सी पोषण होती है, तो मृत जीवी। इसको मृतोप जीवी बोलते हैं, मृतोप जीवी, इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक, मृतोप जीवी। तो कवक में मृत जीवी यानी कि मृतोप जीवी। अब मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं, मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं परजीवी पोषण। तो परजीवी क्या होता है, तो वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे देखिए कोई जीव है दूसरे जीव के शरीर में रहता है। जैसे हम ही लोग को देखिए, चाली हो गया, चाली को बोलने में अच्छा नहीं लगता है ना, केचुआ जो खेत में रहता है, वो चाली अलग होता है, ये चाली अलग होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया हम लोग गोल कृमि। क्या नाम दिए, गोल कृमि। और एक पौधा होता अमरबेल। अमरबेल पीला चौमीन की तरह दिखता, लत्ती टाइप का, जो कि अधिकांश बेर के पेड़ पे देखने को मिलता है। चौमीन की तरह एक लत्ती होता पीला पीला। वही अपना भोजन ये स्वयं नहीं बनाता, जबकि ये दूसरे के जीव में
रहकर वो जो भोजन बनाता उसी से ये भी अपना पेट भर लेता है। तो परजीवी देखिए, वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर में अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर, उसके जीव में रह रहा है, ठीक बात है, अब उसी के जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। क्या होता है? परजीवी। अब देखिए, परजीवी जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम लोग का शरीर में ढील भी है, तो ढील में कौन सा पोषण होगा? परजीवी पोषण होगा, ठीक है। हम लोग से पोषण प्राप्त कर रहा है, यानी कि मानव से पोषण वो प्राप्त कर रहा है, तो मानव उसके लिए पोषी होगा, पोषण दे रहा है ना, तो मानव पोष रहा उसको, ऐसे याद रखिए, मानव पोष रहा तो मानव क्या हो गया? पोषी। एग्जाम्पल में गोल कृमि और अमरबेल याद रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं। वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर में अस्थाई या अस्थाई रूप में रहकर उसके जीव से अपना भोजन प्राप्त करता उसे परजीवी पोषण कहते हैं। अब देखिए, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता उसे पोषी कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है। जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता उसे क्या कहते हैं? तो पोषी कहते हैं। और एग्जाम्पल, हर सब्जेक्टिव का एक या दो एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट होता है, बिना एग्जाम्पल के परिभाषा को अधूरा समझा जाता है, ठीक ना। तो जब भी परिभाषा लिखिए तो एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए अब प्राणी संपोषी देखते हैं। अब देखिए, प्राणी संपोषण क्या होता है? तो प्राणी संपोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करता है। जैसे हम लोग अपना भोजन ठोस या तरल करते हैं, ठोस या तरल के रूप में, जैसे पानी मान लीजिए, पानी, और ठोस चावल हो गया, ठोस में जैसे पानी की तरह जो भी है तरल, और ठोस में चावल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी सब हो गया, ये सब ठोस होता है। तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा करता उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य अमीबा मेढक, मनुष्य अमीबा मेढक में प्राणी संपोषण होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया ख़त्म। उसके बाद अमीबा में पोषण देखते हैं। देखिए, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें प्राणी संपोषण होता है। अभी जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल देखिए, अमीबा में कौन सा पोषण होता है? प्राणी संपोषण होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिका होता है, और इसका आकार भी निश्चित नहीं है, इसका आकार अनिश्चित होता है, किसी भी तरह से ऐसे बना दिए, ये अमीबा है। देखिए तो कितना मस्त चित्र बन गया। किसी भी तरीका से बना दीजिए ऐसे गोल घुमा के, उसके बाद मिला दीजिए, ये बन जाएगा आपका अमीबा। कैसे भी करके अमीबा का चित्र, सब दुनिया में सबसे कोई आसान है तो अमीबा का चित्र बनाना। कैसे योग घुमा के ऐसे बना दीजिए अमीबा, किसी भी तरीका से। अमीबा का चित्र तो लगभग बच्चा को जानता है बनाने। ये हो गया अमीबा। देखिए ये क्या बन गया, अगर समझ में नहीं आया तो इसका नाम रखिए अमीबा, कुछ तो बना ना अमीबा। तो चलिए, तो पहला है अमीबा का भोजन क्या है। तो अमीबा क्या खाता है? तो अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, उसके बाद बैक्टीरिया हो गया, डाइटम, अन्य छोटे एकोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि। अमीबा का भोजन क्या है? शैवाल का छोटा छोटा टुकड़ा, वही जो कजली जो लग जाता घर में, दीवार पे जो कजली लगता है ना, वही है शैवाल। तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एकोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि अमीबा का भोजन। अब देखते हैं अमीबा में पोषण। देखिए है ना अगला अमीबा, ये तो भोजन देख लिया, अमीबा का भोजन क्या है, इतना तक देख लिया हम लोग कि अमीबा का भोजन क्या है। उसके बाद अमीबा में पोषण का वर्णन करें, किस तरह से होता है। देखिए ये दीर्घ का क्वेश्चन है, दीर्घ, ये क्वेश्चन आएगा तो दीर्घ उत्तरीय में, ठीक, 5 नंबर में, तो आप लोग बनाइएगा। अब देखते हैं अमीबा में पोषण होता कैसे है। तो देखिए, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है। अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय और प्राणी संपोषी, एक ही कोशिका होता है अमीबा में, एक ही कोशिका। इसमें भोजन को खाने के लिए मुंह नहीं होता है, और भोजन को मान के चलिए हम लोग जो भोजन खाते हैं, भोजन को खाने के लिए एक निश्चित स्थान है मुंह। अब भोजन को मान के लिए भोजन पच गया, तो पचे हुए जो हानिकारक पदार्थ होता है जो भोजन खाने के बाद बनता अंदर में, उसको निकालने के लिए भी एक स्थान है,
अमीबा में कुछ भी नहीं है। अमीबा में ऐसा कुछ भी नहीं, भोजन को खाने के लिए भी स्थान नहीं है, शरीर के किसी भी भाग से खा लेता है और निकालने के लिए भी कोई जगह नहीं है। तो ये शरीर के किसी भी भाग से भोजन को खा सकता है और किसी भी भाग से निकाल सकता है। तो वही देखिए, इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार अनिश्चित होता है। अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब खाया, पाचन का मतलब पचाया, बहिष्करण का मतलब होता है बाहर निकालना। खाया, पचाया, बाहर निकालना, लगभग तो सब में यही होता है। हम लोग भी खाते हैं, पचाते हैं, उसके बाद बाहर निकालते हैं। तो अमीबा में पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। ठीक है, आगे देखिए, अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा में भोजन को खाने के लिए मुंह नहीं होता है, तो ये कहाँ से खाता है? बात इस पर है, लोग पूछ रहा है कि अमीबा भोजन कैसे करता है। तो देखिए, अमीबा में तो मुंह नहीं होता है। अब देखिए, यह कूटपाद की सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है। कूटपाद क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ये नहीं बना अच्छा से, ये तो शरीर पे देखिए कहीं ऊंचा कहीं धंसा हुआ है। तो ये ऊंचा और जो धंसा हुआ इसी को बोलते हैं कूटपाद, यानी कहीं ऊंचा है कहीं धंसा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं कूटपाद। मान के चलिए ये अब यहाँ पे भोजन है अमीबा का, चलिए एक अच्छा सा अमीबा बना देते हैं। हाँ, ये बना, यहाँ पे अमीबा का भोजन है। अब अमीबा करेगा क्या? ये ऊपरी सिरा को दोनों को जोड़ लेता है। ऊपरी सिरा को जोड़ने पर ये चले जाता है अंदर। इस तरह से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो यह कूटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। ऑब्जेक्टिव, अमीबा किसकी सहायता से भोजन ग्रहण करता है? कूटपाद। कूटपाद धीरे धीरे कूटपादों के सिरे तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे चित्र दिखाए थे, ये देखिए यहाँ पे भोजन है, तो ये धीरे धीरे ये जो पार्श्व ऊपर वाला सिरे हैं, सिरे आपस में जुड़ जाता है, सिरे आपस में जुड़ जाता है और भोजन अंदर चले जाता है। तो धीरे धीरे कूटपादों के सिरे तथा पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं, पार्श्व का नीचे। इस तरह भोजन रसधानी का निर्माण होता है। अंदर में किसका निर्माण होता है? भोजन रसधानी। उसके बाद भोजन रसधानी का निर्माण हो गया। भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। भोजन का पाचन कहाँ होता है? भोजन रसधानी में, एंजाइम के द्वारा। उसके बाद है पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए, पचा हुआ भोजन कहाँ पे चले जाता है? पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में जाता है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि अमीबा में पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कहाँ जाता है? तो कोशिका द्रव्य में। वहाँ से फिर समूचे शरीर में वितरित हो जाता है। वहाँ से फिर कहाँ? पूरे शरीर में जाता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, चले जाता है। उसके बाद जो अपचा भोजन, जो भोजन नहीं पचा, तो अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता। फिर बात वही आ गया, फिर दुनिया सवाल पूछता है कि ये फिर निकालता कैसे है? तो अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, तो फिर निकालता कैसे? तो आगे देखिए, शरीर के किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का निर्माण कर लेता, कहीं पे छेद कर लेता शरीर में। ये गजब बात है, शरीर में कहीं भी छेद कर लिया, ये अस्थायी होता है। जैसे वह हानिकारक पदार्थ जो अपचा भोजन है वह शरीर से बाहर निकाल लेता है और वह छिद्र भी बंद हो जाता है। जैसे ये चित्र देखिए, अमीबा में पोषण, जैसे यहाँ पे देखिए अमीबा का भोजन यहाँ पे है। अब ये देखिए, ये सिरा धीरे 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 जुड़ गया, ये जुड़ गया तो भोजन अंदर चले गया, इसी को बोलते कूटपाद। इस तरह से जो भोजन ग्रहण करता है कूटपाद, तो अमीबा अपना भोजन कूटपाद की सहायता से ग्रहण करता है। उसके बाद है पैरामीशियम, लास्ट बचा है पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम का आकार, देखिए पैर का मतलब चप्पल, पैर अब हम लोग चप्पल पैर में ही पहनते हैं, और पैरामीशियम का आकार भी चप्पल के तरह ही होता है, ऐसे इस तरह से लंबा और शरीर पे ऐसे डंटा की तरह निकला हुआ रहता है। ठीक है, तो देखिए पैरामीशियम भी अमीबा की तरह ही होता है। यह एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है, जैसा कि अमीबा भी था, यही था। तो पैरामीशियम एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है, हम ही लोग का कैटेगरी में आता है। इसका शरीर सीलिया से ढका होता है। जैसे देखिए
ये अमीबा बनाए थे, ये डंठा जो है शरीर पे निकला, इसी को बोलते हैं सीलिया। तो अमीबा का ई, पैरामीशियम का शरीर किससे ढका हुआ होता है? सीलिया से ढका हुआ होता है। देखिए, यह अपना भोजन कोशिका मुख या इंग्लिश में बोलते हैं साइटोस्टोम की सहायता से ग्रहण करता है। तो पैरामीशियम अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? कोशिका मुख। इसमें निश्चित स्थान होता है, भोजन को खाने के लिए द्वार होता है, अमीबा में नहीं था। तो इसमें कहाँ से भोजन खाता? कोशिका मुख या साइटोस्टोम। तो यहीं तक है। अगली वीडियो में आहार नाल के बारे में लेकर आएंगे। तब तक आप इतना देखकर याद कीजिए। देखिए, इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ है, आपको क्वेश्चन आंसर अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। आप इतना कीजिए, सब्जेक्टिव तो याद होगा ही, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी याद होगा। देखते हैं कितना मस्त डिज़ाइन से बनाए हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। तब तक आप लोग इतना याद कीजिए। इसके साथ ही अगली वीडियो में बनते हैं एक नए अध्याय के साथ, नई शुरुआत। धन्यवाद।